मैं क्या हूँ कर समझ जाओगे, जीना हो जाएगा आसान, दुख और पीड़ा कम हो जाएंगे, जियोगे तुम सीना तान। तो बाबा जी के प्रति कृतज्ञता अर्पित करते हुए सभी श्रेष्ठ बंधु भाइयों की तरफ कृतज्ञता अर्पित करते हुए आज विकल्प और अध्ययन बिंदु पुस्तक का पेज नंबर 19 जो सबसे लास्ट वाला पॉइंट है वहां से शुरू करेंगे। कल हमने पेज नंबर 19 पर जागृत जीवन की 10 क्रियाओं को देखा। यहां ध्यान दें, जागृत जीवन की 10 क्रियाएं। और जीवन में जो 10 क्रियाएं होती हैं ये हर मानव के ही होती हैं। बस ये है कि भ्रमवश न्याय धर्म को और सत्य को ना पहचानते हुए हम 4.5 क्रिया में उलझे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हमें सही का बोध होता है, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, धर्म क्या है, न्याय क्या है, जब इनकी सूचना मिलती है तो सूचना पाकर हम अनुभव की तरफ गमन करते हैं, आत्मा की तरफ गमन करते हैं, प्रामाणिकता की तरफ गमन करते हैं। तो ये जो गमन करने वाली विधि है इसे अनुभवगामी विधि कहा जाता है। यानी सुनकर, जानकर, मानकर, पहचान कर, जो जैसा है उसको वैसा देख पाना, समझ पाना और फिर आगे बढ़ना। और इतना आगे बढ़ना कि चित्त में जो चित्रण हुआ था भ्रमवश, अब वो साक्षात्कार में कन्वर्ट हो जाए। यानी जो जैसा है वो वैसा दिखने लगे। बुद्धि बोध से, अवधारणा बोध से भर जाए। और जब बुद्धि अवधारणा बोध से भर जाती है तो आत्मा स्वयं ही व्यापक में सहअस्तित्व का अनुभव कर देती है। अगर हम देखें शिक्षक या गुरु का जो काम है वो उसे केवल बुद्धि में बोध कराने तक ही है। बुद्धि में अवधारणा बोध हो जाए, जो अभी 4.5 में है वो 8 तक पहुंच जाए, यानी बुद्धि ज्ञान से भर जाए, इतना ही काम है शिक्षक का। आगे की जो 2 चीजें हैं वो स्वतः ही सपूर्ण विधि से होती है, यानी ऑटोमेटिकली हो जाती है। एक बार बुद्धि बोध से भर जाए तो आत्मा उसको अपने आप ही स्वीकार कर लेती है। और ये अनुभव वाली वस्तु है, ये स्वतः ही सपूर्ण विधि से हो जाती है। तो नीचे से ऊपर तक हम गए, मन को न्याय, धर्म, सत्य और ज्ञान के अनुसार चलाकर आत्मा तक पहुंचे, इसी का नाम था अनुभवगामी विधि, या इसी को हम कहते हैं प्रत्यावर्तन। कल प्रत्यावर्तन को मैंने समझाने का प्रयास किया था कि मैं सामने बैठा हूं और मेरी नजर उठती है, मेरी नजर जाती सामने वाली लाइट पर। तो ये जो नजर सामने वाली लाइट तक पहुंची इसको कहा गया प्रत्यावर्तन। और वो जो लाइट है सामने मुझ पूरे पर पड़ रही है, यानी पूरे मेरे शरीर पर पड़ रही है, ये है परावर्तन। ये परावर्तन लाइट का है, मुझे पहुंचना लाइट तक है। तो लाइट तक मैंने नजरें उठाई तो मैं लाइट तक पहुंच गया, लाइट को देख पाया। उसके बाद लाइट, वो जो रोशनी है वो मुझ पर पड़ रही है। ऐसे ही जब मैं अनुभव तक पहुंच जाता हूं इस अनुभवगामी विधि से, यानी एक बार मुझे अनुभव हो गया, जो जैसा है वो वैसा मुझे दिखाई देने लगा, तो अब मैं अनुभव के साथ आगे बढ़ूंगा।
अब मैं जो भी क्रिया करूंगा, मेरा शरीर जो भी कार्य करेगा, व्यवहार करेगा, उसमें मेरा अनुभव शामिल होगा। और जैसे जैसे मैं अनुभव के साथ कार्य करूंगा, आगे बढ़ूंगा, मानवीय व्यवहार करूंगा, वैसे वैसे मेरा जो आचरण है, मेरा जो व्यवहार है, वो और भी ज्यादा अच्छा, सुदृढ़ होता चला जाएगा। यहां तक समझ पा रहे बेटा आप? इसी को कहते हैं परावर्तन या अनुभव मूलक विधि। यानी पहले मैं जिस विधि से जी रहा था, उसमें समझ समझ कर आगे बढ़ रहा था, तो वो अनुभवगामी। अनुभव होने के बाद मैं जिस तरीके से जीता हूं, वो तरीका है अनुभव मूलक तरीका। तो ये जो चार नीचे पॉइंट दिए थे, इनको हमने तीन को पढ़ लिया था, फिर भी इनको रिपीट करते हैं कि अनुभवगामी विधि में तुलन, साक्षात्कार, अवधारणा बोध और अनुभव, ये होता है। यानी जब हम अनुभवगामी विधि से आगे बढ़ते हैं, तो पहले हमारा तुलन पर काम होता है। जो तुलन पहले प्रिय हित लाभ के आधार पर था, अब वही तुलन न्याय, धर्म और सत्य के आधार पर होता है। इससे जो चीज जैसी है वो मुझे वैसी दिखाई देती है, इसको साक्षात्कार कहा गया। इसी साक्षात्कार से अवधारणा बोध होता है, यानी बुद्धि में जो बोध हुआ वो अवधारणा बोध, और उसी अवधारणा बोध के बाद अनुभव होता है। डॉट नंबर 2, अनुभव मूलिक विधि से प्रमाण, संकल्प, चिंतन, चित्रण, तुलन, आस्वादन, सहज प्रमाण। अब अनुभव मूलिक से देखो, इसमें लिखा सहज परिणाम। किसके सहज परिणाम? ये जो अनुभव मूलिक विधि से जो प्रमाण है, वो प्रमाण होगा, उसके बाद संकल्प होगा, संकल्प के बाद चिंतन होगा, चिंतन से चित्रण, चित्रण से तुलन, तुलन से विश्लेषण, आस्वादन और चयन। और ये जो चयन है, यही है सहज परिणाम। यानी अब जो मेरा कार्य व्यवहार होगा, वो चित्रण, तुलन और आस्वादन। कौन सा आस्वादन? अनुभव का आस्वादन। उसके अनुसार मेरा चयन होगा। डॉट नंबर 3, जानना, मानना, पहचानना, निर्वाह करना। अनुभव के पश्चात मैं चीजों को, अनुभवगामी से जब मैं आगे बढ़ रहा था, तो मैं चीजों को जान रहा था, उनको पहचान रहा था। जब उनको पूर्णता में देख लिया, जो जैसा है वैसा देख लिया, तो मैं उनको जान गया। मैं जब उनको जान गया, तो जानने के बाद मैंने उनको मानना शुरू कर दिया। और पहचानना, निर्वाह करना तो था ही। बाकी की जो तीन अवस्थाएं हैं, उसमें पहचानना, निर्वाह करना था, लेकिन मानव में, जो मानव के मूल में था, वो था जानना और मानना। पहचानना और निर्वाह करना भी था, लेकिन भ्रमवश आदमी जानना मानना तो छोड़ो, पहचानना और निर्वाह करना भी नहीं कर पा रहा। तो जैसे ही उसको अनुभव होता है, वो अनुभवगामी विधि से आगे बढ़ता है। तो अनुभवगामी विधि से वो जान रहा है, चीजों को जांच रहा है, जैसा बाबा जी ने कहा वैसा है या नहीं, उसको वैसा जांच रहा है, यानी उनको जान रहा है। और अनुभव में जो वो सारी चीजों को जान जाता है, तो फिर वो मानना शुरू कर देता है कि बाबा जी ने जो कहा वो सही है, उसको मानना वो आरंभ कर देता है। और स्वतः ही, क्योंकि उसने सहस्त्र दर्शन को पढ़ा है, वो पहचानना और निर्वाह करना भी आरंभ कर देता है। आगे है समझने के लिए। अब समझने के लिए क्या है? ज्ञान तो तीन प्रकार का था, देख लिया। अब समझना क्या है? तो समझना है नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। न्याय, धर्म और सत्य पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। नियम, नियंत्रण, संतुलन, इसको देख लेते हैं। तो देखो बेटा, अस्तित्व में जितनी भी इकाइयां हैं, हर इकाई का एक निश्चित आचरण है। जैसे आम का पेड़,
आम का पेड़, जमीन पर आम की गुठली गिरती है, उस गुठली से एक पौधा निकलता है। वो पौधा कुछ निश्चित समय के बाद बड़ा होता है। एक निश्चित समय अंतराल पर, एक निश्चित मौसम में, एक निश्चित टेम्परेचर पर उस पर आम का फल लगता है। पहले आम का फूल लगता है, वही फूल फल में कन्वर्ट होता है। एक निश्चित समय पर, महीना, 2 महीना, जो भी है, वो फल पकता है, पेड़ पर ही पक जाता है। पकने के बाद वो इतना पक जाता है कि स्वयं ही उस पेड़ से टूटकर नीचे गिर जाता है। नीचे गिरता है जैसे ही, तो वो बिखर जाता है। तो उसके अंदर जो पोषक तत्व थे, वो जो पका हुआ आम जब नीचे गिरता है, उस जो आम का जो रस है, उसका गुदा है, उसका छिलका है, उसकी गुठली है, वो सभी पृथ्वी के संपर्क में आकर उसमें स्पंदनशीलता होती है। उसमें छोटे छोटे कीड़े स्वतः ही जन्म लेते हैं और उसको मिट्टी में मिला देते हैं। वो जो गुठली है, वो तो साफ सुथरी होकर जमीन में दब जाती है और पुनः कुछ समय बाद अंकुरण प्राप्त करके वो फिर से एक पेड़ में कन्वर्ट होती है। तो यहाँ हम देखेंगे कि इस पेड़ का एक निश्चित आचरण है, यानी फल कब आएगा, कितने टेम्परेचर पर आएगा। यहाँ मेन वस्तु जो है वो टेम्परेचर है, वातावरण है। ऐसा क्यों है, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा। कई बार हमने देखा है कि फल जल्दी पक जाते हैं, कई बार फल देर से पकते हैं, लेकिन पकते हैं। तो जल्दी और देर से क्यों पकते हैं और उसी मौसम में क्यों पकते हैं? हम गेहूं का जो बुआई करते हैं वो जनवरी फरवरी में ही क्यों करते हैं? क्योंकि उसके लिए जो वातावरण चाहिए, जो ऊष्मा चाहिए, जो नमी चाहिए, ताप और दाब चाहिए, वो उसी मौसम में। गेहूं को आप और किसी मौसम में लगा के देखो, उतनी अच्छी फसल नहीं आएगी। आम का फल भी आपको गर्मियों में ही मिलेगा, सर्दियों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इनका एक निश्चित आचरण है, निश्चित स्वभाव है। ये जो स्वभाव है और जो आचरण है, निश्चित आचरण, इसी को नियम कहा गया। हम किसी भी इकाई के निश्चित आचरण को समझ जाए तो इसका अर्थ है हम उसके नियम को समझ गए। नियम क्या है? हमारे जो लंग्स है वो शुद्ध हवा के लिए बने हैं। अगर हवा थोड़ी सी भी दूषित होगी तो वो हमारे लंग्स को प्रॉब्लम पहुंचाएगी। नियम ये है कि प्राणवायु जो है वो शुद्ध प्राणवायु हमारे फेफड़ों तक पहुंचनी चाहिए, तो हमारे फेफड़े लंबे समय तक जिएंगे। लेकिन जब हम नियम का विरोध करते हैं, हम अपने स्वास्थ्य को ध्यान में नहीं रखते, धूम्रपान करते हैं या ऐसी जगह पर रहते हैं जहां बहुत ज्यादा प्रदूषण है, बहुत ज्यादा जहरीली गैसें हैं, जैसे वो लोग जो बाईपास के आसपास, इस कूड़े के पहाड़ के आसपास या किसी नाले के आसपास रहते हैं, तो उनके फेफड़े जल्दी खराब होने की संभावना रहती है। तो यहां है आचरण को समझना, शरीर के अंगों के आचरण को, या प्रकृति में जो भी इकाई है, हर इकाई के आचरण को समझना। जब हम आचरण को समझेंगे तो उस इकाई के अस्तित्व को बनाए रखने में काफी योगदान होगा। जैसे अगर हम देखें तो हमारा दिल भी एक इकाई है, फेफड़े भी एक इकाई है, और ये संपूर्ण इकाइयां मानव शरीर में एक शरीर की इकाई के रूप में विद्यमान। तो इनका निश्चित आचरण है, ये निश्चित आचरण ही नियम कहलाता है। ये क्लियर है बेटा? हर इकाई का निश्चित आचरण। अगर हम पदार्थावस्था का भी देखें तो पदार्थावस्था का भी निश्चित आचरण है। निश्चित आचरण क्या है कि पानी कितने डिग्री सेल्सियस पर जमकर बर्फ बन जाएगा या कितने डिग्री सेल्सियस पर गर्म होकर भाप में कन्वर्ट हो जाएगा, यही नियम है। बर्फ को गर्म करेंगे
तो पिघलेगी, ये नियम है। अब इसको आप नियम समझ लो या इसका ये आचरण समझ लो कि जैसे जैसे पानी एक निश्चित टेम्परेचर पहुंचेगा तो वो बर्फ के रूप में हो जाएगा, और अगर हाई टेम्परेचर से हो जाएगा तो वो भाप के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी निश्चित आचरण को नियम कहा गया। इस निश्चित आचरण को हमने पेड़ के रूप में देखा, मानव के रूप में देखा, पदार्थ के रूप में देखा, जीव के रूप में भी देख लेते हैं। अपने आसपास मिलने वाले जानवरों को देखो, कुत्ते, बिल्ली या चिड़िया, ये साल भर बच्चे नहीं देते। संतान उत्पत्ति के लिए इनका भी एक निश्चित महीना, आप जब इनका अध्ययन करोगे तो एक निश्चित समय है जब ये संभोग करते हैं और उनसे संतानें उत्पन्न होती है। ये इनका कार्यक्रम पूरी उम्र नहीं चलता, पूरा साल नहीं चलता। अगर हम मानव के व्यवहार को देखेंगे तो असली जानवरों वाला व्यवहार तो मानव कर रहे हैं, क्योंकि ये जानवर तो व्यवस्था में है। ये जानवर अपने स्वभाव में है, मानव का कोई स्वभाव नहीं है। मानव ये जो सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है इसका कोई निश्चित समय नहीं है, उद्देश्य भी नहीं है। जबकि बाकी अन्य अवस्थाएं, जैसे मैंने गेहूं से ही लिया, एक निश्चित समय पर ही उसकी बुआई होती है और एक निश्चित समय पर ही उसकी फसल कटती है। अगर निश्चित समय पर हम फसल नहीं काटेंगे तो गेहूं खेत में ही खराब हो जाएगा। हर फल और सब्जी का यही आचरण है। इस आचरण को पहचानना है। जीव जंतु भी अपने आचरण सहित, अपनी व्यवस्था सहित है और अगली व्यवस्था में भागीदारी, यही नियम है। त्वय सहित होना ही नियम है। मानव त्वय सहित नहीं है, स्वयं को नहीं पहचान पाया। इसलिए बाबा जी ने जब मानव की कैटेगरी बनाई, 5 कैटेगरी बनाई, तो उसने अभी जो मानव है उसको अमानवीयता में रखा, क्योंकि उसका जो आचरण है वो जानवरों वाला है या राक्षसों वाला है। अब नियंत्रण क्या है? नियम समझ में आ गया कि हर इकाई का एक आचरण है, एक व्यवस्था है, वही नियम है। ये जो आचरण है इसकी निरंतरता बनी रहे, ये कंटिन्यू रहे, ये निरंतरता टूटे ना, इसी को कहा गया नियंत्रण। मध्यस्थ दर्शन में नियंत्रण का अर्थ है बने रहना, कंटिन्यूटी में रहना। अगर हम देखते हैं तो नीम का पेड़ आज तक नियंत्रित है। नियंत्रित होने का मतलब है आज तक बना हुआ है। जितनी भी अवस्थाएं हैं, चारों अवस्थाएं नियंत्रित हैं। क्यों? क्योंकि जो उनका नियम है वो कंटिन्यूटी में है, वो निरंतरता में है, उनका नियम ही भंग नहीं हुआ। मानव दुख में है क्योंकि मानव का जो नियम है भंग हो गया। क्यों? क्योंकि मानव ने उसको समझा ही नहीं, जाना ही नहीं। आगे देखते हैं संतुलन। त्वय सहित व्यवस्था और संपूर्ण व्यवस्था में भागीदारी, इसी को संतुलन कहा गया। अगर हम नॉर्मल भाषा में देखें तो बैलेंस बना रहे, इसी को संतुलन कहा गया। हम अगर बाबा जी की डिक्शनरी खोल के देखते हैं और यहां पता करते हैं कि संतुलन का अर्थ क्या है, तो यह है पूर्णता के अर्थ में प्रवृत्ति, निष्ठा और प्रमाण, त्वय सहित व्यवस्था, सहज निरंतरता और परंपरा। यानी त्वय के साथ जो व्यवस्था बनी रहे, ये जो नियंत्रण था ये नियंत्रण बना रहे, ये नियंत्रण भंग ना हो, अपनी व्यवस्था सहित समस्त व्यवस्था में भागीदारी बने,
स्वयं सहित व्यवस्था और अपने से अगली वाली व्यवस्था में भागीदारी, यही संतुलन है। पदार्थावस्था को देखते हैं, अपनी स्वयं की व्यवस्था में है और अपने से आगे वाली व्यवस्था में भी भागीदारी कर रहा है। हाइड्रोजन स्वयं व्यवस्थित है, साथ में पानी में भी वो अपनी उपयोगिता पूरकता विधि से आगे बढ़ रहा है। क्लियर है बेटा जी? न्याय धर्म सत्य को हम समझ चुके। सह अस्तित्व, विकास क्रम, विकास, जागृति क्रम और जागृति, यानी अभी तक जिन विषयों पर हमने बात की और जिनको समझना है वो थे नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म और सत्य। ये हमारी समझ में आ गए। अब किसको समझना है? सहअस्तित्व। मेरे ख्याल से सहअस्तित्व को तुम अच्छी तरह से समझ गए। अगर किसी को भी सहअस्तित्व को समझने में दिक्कत है, नहीं समझ में आया, हैंड रेज करके दोबारा समझते। सर जी, आपने एक सेंटेंस में बीच में बोला था अंतरा, क्या बोला तो था? मतलब मेरे को ना इसका मीनिंग जानना है। क्या बोला था? आपने ही अभी जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो स्टार्टिंग के सेंटेंस में बोला था आपने अंतरा। अंतरा? हाँ, अंतरा तो मैंने कुछ नहीं बोला। बोला था सर, आपने किसी सेंटेंस में बोला था, मेरे को ना इसका मतलब जानना है। ठीक है, अभी तो मैं किसी संगीत की दृष्टि से मैं अंतरे को समझता हूँ, उसको तो बता सकता हूँ। कोई संदर्भ दो, कोई लाइन दो जो मैंने बोला है अभी, मेरे को तो ध्यान नहीं आ रहा। कोई लाइन तो बोली होगी ना, उसमें कोई लाइन होगी, आगे पीछे भी कोई शब्द होगा। आपको ध्यान है बेटा? किसी को अपने आज कोई अंतरा नाम का शब्द सुना? शानवी, आपने सुना बेटा कोई अंतरा? अंतराल तो हो सकता है। अंतरा तो नहीं सुना सर। हाँ सर, अंतराली। अंतराल, एक निश्चित अंतराल। अंतराल का मतलब है एक निश्चित टाइम। जो दो चीजों के बीच में जो समय होता है ना, डिस्टेंस, उसको अंतराल बोलते हैं। निश्चित अंतराल पर, यानी निश्चित समय पर। जैसे हमारे पास पीरियड लगता है 45 मिनट का, तो एक पीरियड का जो अंतराल है वो 45 मिनट है, ड्यूरेशन। ठीक है? ठीक है बेटा जी? यस सर। जैसे यस सर। घड़ी में 4 और 5 जो है, इनके बीच में 5 मिनट का अंतराल। कितने मिनट है? ये 1 लिखा हुआ और 2 लिखा हुआ, इन दोनों के बीच में कितना अंतराल है? 5 मिनट का। 2 और 3 के बीच में भी कितना? 5 मिनट का। तो इसको बोलते हैं अंतराल, डिस्टेंस, डिफरेंस। ठीक है? ओके सर। तो सहअस्तित्व तो सबकी समझ में आया है? श्याम? सहअस्तित्व तो समझ में आया बेटा? आपकी आवाज कम आती है। आया सर। विकास क्रम समझ में आया? हाँ सर, एक बार थोड़ा सा मतलब विकास क्रम में मतलब मोटा मोटा क्या था, एक बार थोड़ा सा बता दो। फिर से समझ ले। जस्ट मोटा मोटा। विकास क्रम का मतलब है किसी एक चीज का बनना, उसके बाद यही वस्तु अगले वाली व्यवस्था में भागीदारी करके एक नई वस्तु बनाती। तो पहले ये बना, उसके बाद ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना, फिर ये बना। इसको कहा गया विकास क्रम। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अपनी व्यवस्था सहित है, ये दोनों मिले पानी बना।
तो हाइड्रोजन, उसके बाद पानी, फिर पानी से लवण और क्षार बने। अब देखो, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, पानी भी है, लवण और क्षार भी है। लवण और क्षार से ही रचना सूत्र बने। तो अब अस्तित्व में ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, पानी, लवण और क्षार और आरएनए और डीएनए, ये धीरे धीरे एक वस्तु विकसित होकर आगे बढ़ रही है। वस्तु एक ही है मूल में देखे तो, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, लेकिन ये पानी में भी है, ये अम्ल और क्षार में भी है, ये आरएनए और डीएनए में भी है। तो एक के बाद स्टेप बाय स्टेप क्रम अनुसार जो नई नई चीजें बनकर आ रही हैं, और वही चीजें अपने से अगले वाली व्यवस्था में भी भागीदारी कर रहे हैं। इसी को कहा गया विकास क्रम। एक के बाद एक एक नए पदार्थों का, नई अवस्थाओं का उदय होना, प्रकटीकरण होना। तो विकास क्रम, विकास चल रहा है और विकास हो गया। क्या हुआ विकास में? गठन पूर्णता। तो गठन पूर्णता पर आकर रुक गए तो ये विकास कंप्लीट। इससे आगे कुछ और विकास नहीं। हाँ, कुछ नए नए पदार्थ बनते रहेंगे। अभी 120 के आसपास पदार्थ वैज्ञानिकों ने खोज लिए हैं, और भी होंगे। ये नहीं कि 120 ही होंगे, और भी, लेकिन पहचान में अभी जो आए हैं वो 120 है। तो जब ये धीरे धीरे गठन पूर्ण हुआ, यानी एक ऐसा परमाणु बन गया जिसको अपना कोई उसके पास कोई किसी अंश में कुछ फालतू है या कुछ कम, वो कंप्लीट है, इसको बोला गया विकास। तो जैसे विकास हुआ, गठन पूर्णता हुई, तो चैतन्य इकाई आई। चैतन्य इकाई आई तो जीव जंतु आए। जीव जंतु आए तो जब जीव जंतुओं में विकास हुआ तो मानव आया। अब मानव आ गया है। अब मानव समृद्ध मेधस के साथ है, समझने वाला है, जानने, मानने, पहचानने और निर्वाह करने वाला। अब जीवन का उद्देश्य क्या है, इसको देखना। जीवन क्या चाहता है? जीवन चाहता है जागृति। तो यहां से जैसे ही चैतन्य इकाई बनी, अब यहां से एक नई चीज चल पड़ी, जागृति क्रम। क्रम का मतलब है रास्ता, जागृति का रास्ता, जिस पर धीरे धीरे करके एक एक मंजिल है। अगर हम जीवन क्रम में देखें, जीवन क्रिया में देखें, तो ये जो 10 कदम है, ये चयन, आस्वादन, तुलन, विश्लेषण, चित्रण, साक्षात्कार, ये स्टेशन है। 1 बाय 1 एक एक स्टेशन पर पहुंचना, इसे कहा गया जागृति क्रम। और जब हम समझ गए, समझकर प्रमाणित करने लगे, अनुभव में आ गया, और उस अनुभव को अपने आचरण में ले आए, अपने व्यवहार में ले आए, तो इसे कहते हैं जागृति। यहां एक मानव की जागृति निश्चित होगी, एक मानव जागृत हो गया। और जब पृथ्वी का सकल मानव जागृत हो जाएगा तो इसे कहेंगे जागृति पूर्णता। तो समझने के लिए क्या था? पहले पॉइंट में नियम, नियंत्रण, संतुलन, न्याय, धर्म, सत्य। और दूसरे पॉइंट में वो क्या बता रहा है? सहअस्तित्व। इस सहअस्तित्व में विकास क्रम, फिर विकास, जागृति क्रम, फिर जागृति, और फिर जागृति पूर्णता। क्लियर है बेटा? आगे बढ़े। यस सर। अब अध्ययन विधि। और हाँ, 21 तारीख को हापुड़ में श्री राम भैया आ रहे हैं। श्री राम भैया मेरे फेवरेट, मेरे पसंदीदा प्रबोधकों में से एक है। उनकी जीवन शैली, उनकी सरलता, उनकी मासूमियत देखते ही बनती। तो हो सकता है कि इस 21 तारीख को एक तो हमारी मीटिंग है स्कूल में, सभी को आना है।
तो हो सकता है कि उसी दिन हम मीटिंग के बाद हापुड़ निकल जाए और वहां से अगले दिन आए, या हो सकता है कि सेम डे नाइट तक भी आ सकते हैं। तो अगर आप जाना चाहते हैं तो चल सकते हैं, ठीक है। यस सर। अपना प्रोग्राम बना लेना हापुड़ का, क्योंकि श्री राम भैया से मिलना हाँ सर। मैं तो बड़ा उत्सुक रहता हूं उनसे मिलने के लिए जहां भी होते हैं। और दूसरा, अभी अक्टूबर में 30, 31, 1, 2, 30, 31 अक्टूबर और 1 और 2 नवंबर यूपी के बांदा में जीवन विद्या का वार्षिक सम्मेलन है, जहां कोई पेमेंट नहीं है, केवल आपका किराया है आने जाने के लिए, जो लगभग 1,000 रुपए के आसपास है। सर मेरा नानी हाउस है वहाँ पे। कहाँ पे? बांदा में? हाँ जी, बांदा में। तो बढ़िया, फिर तो अपनी नानी से मिलके आ सकती हैं। सर अब नानी नहीं है। प्लान नहीं है? नहीं सर, मैं बोल रही हूँ अब नानी नहीं है, नानी का एक्सपायर हुए 1 ईयर हो गया। हाँ, वैसे भी हम बांदा में रहेंगे, और बांदा में जब तुम जाओगे तब वहां देखोगे बाबा जी ने बांदा में बहुत अच्छा काम किया। वहां रहने की सारी व्यवस्था जो जीवन विद्या परिवार के लोग हैं उनके घरों पर है। जीवन विद्या क्या है उसको समझने का एक अवसर तुम्हें उस कार्यक्रम में भी मिलेगा। चल सकते हो, आपकी उपयुक्तता हो तो चल पड़ना, नहीं हो तो अगले साल, क्योंकि ये सम्मेलन तो हर साल होना ही है। अपनी अनुकूलता देख के बता देना, टिकटें करा देंगे तुम्हारी। हम भी स्लीपर क्लास से ही जा रहे हैं, क्योंकि मौसम उस टाइम पे ठंडा हो जाएगा तो एसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं अभी ओमवीर सर का तो बाकी का पता नहीं, लेकिन मैं जरूर जा रहा हूं। अब आगे बढ़ते हैं, मैं एक गिलास पानी पी लेता हूं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। सोनू, बेटा पानी दे मेरे को, 1 गिलास। नॉर्मल देना, ठंडा मत देना, आरओ का दे देना। तो बेटा आगे बढ़ते हैं। ये देख तो लिया कि जानने की वस्तु क्या है, इन्हीं को जानना, बस ज्यादा तो कुछ है नहीं। बाबा जी ने जो अभी कुछ पॉइंट पर बात की। अब आगे अध्ययन विधि, जाने कैसे। मध्यस्थ दर्शन प्रस्ताव। सार्वभौम, सर्वकालीन जीने में प्रमाणित हो सके, सर्व मानव स्वीकार करने योग्य, जीने योग्य। क्या बता रहे हैं कि बाबा जी ने जो मध्यस्थ दर्शन में प्रस्ताव दिया है वो सार्वभौम है। वो किसी एक व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, धर्म, पंथ या मत विशेष नहीं है। ये सार्वभौम है, अर्थात सर्व मानव के लिए है। वो किसी भी जाति, रंग, नस्ल, भेद का हो, सर्वकालीन जीने में प्रमाणित हो सके। और ये मध्यस्थ दर्शन ऐसा है कि जब मानव इसको जीने में लाता है तो ये हर समय, हर काल में, काल, यहां काल को भी समझना पड़ेगा, सर्वकालीन, इस पर बात करेंगे। तो सर्वकालीन जीने में प्रमाणित हो सके, यानी ये मध्यस्थ दर्शन ऐसा है कि इसे हर मानव स्वीकार कर सकता है, और ये स्वीकार करके जीने लायक है। ये समझने और जीने की वस्तु। अभी जो शिक्षा हम ले रहे हैं वो समझने की तो है, लेकिन जीने की नहीं। इस विधि से जिएंगे तो केवल क्लेश, शोक, तनाव, दुख, यही होना है। लेकिन बाबा जी का जो मध्यस्थ दर्शन वो सार्वभौम है, हर व्यक्ति विशेष के लिए, उस हर व्यक्ति के लिए, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। और सर्वकालीन,
जब हमने काल की बात की थी, काल मतलब समय, तो मुझे ध्यान है स्नेहा ने बताया था काल का मतलब है बॉडी, शरीर। और यही मानव के जन्म लेने से लेकर मरने तक का जो समय, जो ड्यूरेशन है, उसको काल कहा गया। यानी मानव का गर्भ में जीवन जब उसमें स्थापित होता है तब से लेकर और उसके वापस जमीन में मिल जाने, यानी उसके जल जाने या दबा देने तक का जो समय, उसको काल कहा। यह काल को अलग अलग भागों में बांटा है। सर्वकाल का मतलब है हर काल में, तो हर काल का मतलब, इसका मतलब काल एक तो नहीं है, काल कई भागों में बटा हुआ है। तो सर्वकाल यानी जो बच्चे का शिशुकाल, उसके बाद बाल्यकाल, युवा काल, फिर जब वो जवान होता है और उसका जो गृहस्थी काल, और फिर वृद्धा काल, जो समय उसका वृद्धावस्था, ये कुछ अवस्थाएं हैं, बाल्यावस्था, शिशुअवस्था, ये सारी अवस्थाएं, इन सारी अवस्थाओं को मिलाकर ही काल कहा गया। और ये काल इन अलग अलग अवस्थाओं में डिवाइड है। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं कि सर्वकालीन जीने में प्रमाणित हो सके। तो ये जो समझदारी है, ये समझदारी जो जीवन विद्या मदर दर्शन में दी जाती है, ये उसके हर काल में प्रमाणित होगी। अगला क्या है? अध्ययन विधि। समझना कैसे, जानना कैसे। तो बाबा जी पहले ही कहते हैं, और आपने जितने भी शिविर लिए हैं उस शिविर में सबसे पहले एक ही बात नोट की जाती है कि आपको मानना नहीं है। आपने जीवन विद्या के इतने शिविर लिए, दो दो शिविर तो सब ले ही चुके, श्याम ने एक ही लिया, बाकी सब तो 2 3 4 ले चुके। तो हर एक शिविर में लिख दिया जाता है कि आपको मानना नहीं है, जानना। दूसरा, हम यहां पर आपको कोई उपदेश नहीं देंगे। जैसे आप किसी भी धार्मिक सभा में जाओ या किसी भी सभा में जाओ, स्कूल में भी जाओ, तो क्या कहते हैं? माता पिता की सेवा करो, सदा सत्य बोलो, स्कूल समय पर आओ। लेकिन जीवन विद्या के शिविर में ऐसा आपको कुछ नहीं कहा जाता। बस एक निर्देश ये दिया जाता है कि आप सब समय पर आ जाए ताकि आपकी कोई वस्तु छूटे ना। और ये भी सलाह है, इसमें किसी तरह का कोई प्रवचन नहीं। तो बाबा जी क्या बता रहे हैं? अध्ययन विधि में क्या है कि सबसे पहले जब हम मानने का है उसको छोड़ना है, हमने क्या करना है? जानना। जानने के लिए जांचना, और जांचने के लिए 3 विधि बाबा जी ने दी, यह इनको समझना। निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण। ये शब्द किस किसने सुने हैं? निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण। अपना हाथ खड़ा करके या माइक ऑन करके मुझे बताइए, शब्द पहले किस किसने सुने हैं? एक सानवी, सर मैंने। स्नेहा, अंजलि, माही तुमने नहीं समझे? श्याम तुमने सुना है? कहाँ सुना बेटे, कब सुना बताओ? और हापुड़ में सुने थे थोड़े थोड़े। ठीक है, तो मुझे निरीक्षण कौन है, क्या कौन बताएगा? तुम्हारा भी रिवीजन हो जाएगा। माही तुमने नहीं सुना निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण? नहीं सर, मैंने तो नहीं सुना। ठीक, आज सुन लो, कोई बात नहीं। तो निरीक्षण का अर्थ कौन है, कौन बता सकता है? स्नेहा, शानवी, अंजलि, कौन बताएगा? सर निरीक्षण मतलब जांच करना कि जो चीज हुई वो सही हुई या गलत हुई, निरीक्षित करना। बढ़िया। तो निरीक्षण कहाँ किया जाता है ये देखना है। कौन गायब हुआ? शानवी गायब। शानवी। अच्छा, कोई बात नहीं, कोई नेटवर्क इशू होगा।
तो स्नेहा तुम बताओ निरीक्षण क्या है बेटा? सर निरीक्षण के अंदर जैसे इंस्पेक्शन होते हैं ना, किसी भी चीज की निरीक्षण करना, उस चीज को ऑर्गेनाइज करना या फिर उस चीज के संदर्भ में उस चीज को निरीक्षण यानी गाइड करना। जैसे उस चीज को निरीक्षण करना, मैं इस चीज के निरीक्षण में खड़ी हूँ, मैं इस चीज के गाइडेंस में खड़ी हूँ। नहीं। अंजलि? सर निरीक्षण से थोड़ा थोड़ा मेरे को भी याद आ रहा है। कोई बात नहीं, याद करो फिर सुनेंगे। हाँ अंजलि तुम बोलना चाहोगी बेटा? सर निरीक्षण यानी कि किसी चीज को ऑब्जर्व करना या फिर चीज को देखना, पहले उस चीज को समझना, और परीक्षण उस चीज को फिर टेस्ट करना। आपने समझ लिया उसके बाद उस चीज को टेस्ट करना कि आपको समझ में आया नहीं आया। और सर्वेक्षण? सर सर्वेक्षण नहीं पता। कोई बात नहीं, आप चाहो तो तीनों आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब मैं तुम्हारे को एक टास्क देता हूं। तुम सबके हाथ में एक एक हरी मिर्च मैंने दे दी और मैंने कहा हरी मिर्च मीठी है, खाकर देखो। और तुमने हरी मिर्च को खाया, स्वयं खाया। खाया तो क्या लगा? मिर्च मीठी है या तीखी? तीखी। वेरी गुड, सबने पाया कि मिर्च तीखी है। ये तुमने खुद खाया और खुद पता लगाया कि मिर्च कैसी है? तीखी है। इसको कहते हैं निरीक्षण। क्या कहते हैं? यानी खुद उस काम को करके देखा और फिर अपना एक रिजल्ट बनाया, इसको कहते हैं निरीक्षण। और तुम्हारे निरीक्षण में क्या आया? तुम्हारी जांच में क्या आया? ये जांच है। ये तीनों जो है, निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण, तीनों जांच है। जांचना, जानने के लिए जांचना। तो तुमने मिर्च खाकर क्या जाना? मिर्च कैसी है? कैसी है मिर्च? बोलो। तीखी। तीखी। वेरी गुड। तो ये मैंने जांच लिया अपने अंदर। तो जब मैं किसी भी चीज को अपने अंदर में जांचता हूं तो इसे कहते हैं निरीक्षण। फिर तुमने आपस में बात की, तो अब तुम आपस में एक दूसरे के साथ जांचो। अब शानवी पूछेगी अंजलि से, अंजलि मैंने मिर्च खाई, सर ने कहा था मीठी है, मेरी तो तीखी निकली, तुम्हारी कैसी निकली? उधर शानवी बात कर रही है श्याम से, अरे श्याम भाई सर ने कहा था मिर्च तो मीठी है, मैंने खाया तो तीखी निकली, तुम्हारी कैसी निकली? फिर तुम पांचों टकरा गए और पांचों आपस में बात कर रहे हो, अरे सर ने कहा था मिर्च तो मीठी है। तो अभी जब तुम इसको आपस में जांच रहे थे, ये माही और अंजलि, शानवी और श्याम और स्नेहा और अंजलि, ये जो तुम आपस में जांच रहे थे, इसको कहते हैं परीक्षण। परीक्षण क्या है? निरीक्षण में तो मैंने अपने आप में जांचा, फिर परीक्षण में जांचा औरों के साथ। क्या सबके साथ ऐसा ही है? तो जांच कर तुमने क्या पाया? आपस में जब तुमने डिस्कस किया तो क्या पाया? पांचों ने जब डिस्कस किया कि यस मिर्च मीठी नहीं तीखी है। तो यहां तक तुम्हारा हो गया निरीक्षण और परीक्षण। निरीक्षण होता है स्वयं में जांच, परीक्षण होता है परस्परता में जांच। परस्परता मतलब आपस में। भाई हमने ये तो जांच लिया, हो सकता है हमारे यहां ही ऐसा हो। फिर मेरे मामा जी रहते हैं गुड़गांव में, शानवी के नानी रहती है बांदा में, और माही की नानी रहती है उत्तराखंड में, श्याम के मामा है तमिलनाडु में, और स्नेहा की बुआ है केरला में।
अंजलि के जो चाचा है वो नॉर्थ ईस्ट में है और मेरा भाई गुजरात में है, तो हम सबको फोन करेंगे। अगर भाई हमारे सर ने कहा है ये जो हरी मिर्च है ये मीठी होती है, तुम भी जांच करके बताओ, तो सब अपनी अपनी जांच करेंगे और फिर तुम्हारे को फोन करके बताएंगे भाई ये तो तीखी है, ये तो तीखी है, ये तो तीखी है। इसको पहले मैंने अपने आप में जांचा, फिर आपस में परिवार में या परस्परता में जांचा, और फिर इसको चारों तरफ से चेक किया पूरे इंडिया में, और क्या निकल कर आया? मिर्च तीखी है। सर ने बोला था मिर्च तीखी है या मीठी है? सर ने कहा था मिर्च मीठी है, और सर ने ये भी कहा था मेरी बात माननी नहीं है, तुम्हें क्या करना है? मेरी बात को जांचना है, जानना है। जानने के लिए क्या करना है? जांचना है। जांचना कहाँ है? पहले स्वयं में निरीक्षण, फिर आपस में परीक्षण, और फिर सबसे पूछ पूछ कर सर्वेक्षण। स्कूल वाले सर्वे करते हैं ना, जनसंख्या वाले भी सर्वे करते हैं, वो सबसे पूछते हैं, इसलिए उसको नाम दिया गया सर्वेक्षण। तो यहां इस निरीक्षण, परीक्षण और सर्वेक्षण से मैंने क्या पाया? मिर्च खाने में तीखी होती है। इसको तुमने जांचा है और जांच कर इसको जाना है, तो जो चीज जान ली, जिस चीज को जांच लिया उसको मान लो। समझ में आ गई? हम क्या कर रहे हैं? हम बिना जांचे और बिना जाने मान रहे हैं। रावण के पास पुष्पक विमान था, बिना जांचे हमने मान लिया, रामायण में लिखा है। रावण ऐसे ताली बजाता था, विमान आ गया, 2 ताली बजाई, विमान गायब। जब रावण वन से उठाकर सीता को लेकर गए तो उसकी कैपेसिटी 2 लोगों की थी, 2 लोग आराम से गए थे। इसी पुष्पक विमान में जब राम और रावण का युद्ध हुआ, रावण मारा गया, और ये देख लिया कि मुझे 20-14 साल में अयोध्या वापस जाना है, अयोध्या जाने में समय ज्यादा लगेगा क्योंकि पैदल यात्रा होती थी। तो विभीषण ने कहा भैया आप ये रावण वाला पुष्पक विमान ले जाओ। अब उसमें अगर राम, सीता और लक्ष्मण को ही आना था तो कंफर्टेबल था। तुलसी रामायण में लिखा है कि जितने वानर थे, जिनकी संख्या 2 करोड़ के आसपास थी, उन्होंने कहा प्रभु राम हम भी आपके वहां अयोध्या में जाकर आपकी अयोध्या नगरी में घूमना चाहते हैं। तो तुलसी ने लिखा है कि रामायण, वो भगवान राम अपने साथ उन सभी वानर सेना को लेकर पुष्पक विमान से अयोध्या पहुंचे। अरे कितना बड़ा पुष्पक विमान है जिसकी कैपेसिटी 2 करोड़ बंदरों की है, और हमने मान लिया जो भगवान है कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन जांच तो लो, वो जहाज जिसमें 2 करोड़ बंदर एक साथ बैठ पाए कितना बड़ा होगा भाई। तो इसलिए कहा गया है मानना केवल आस्था का प्रतीक है। भाई भगवान है कुछ भी कर सकते तो मान लिया, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा? आप कब मानो? जब आप उसको जान लो, और जानना कैसे है? जांच के बाद। यहां तक क्लियर है बेटा जी? यस सर। आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 16, मानव व्यक्ति के रूप में। मानव व्यक्ति के रूप में क्या चाहता है? समाधान संपन्नता। हर मानव समाधानित होना चाहता है। ये क्लियर है? समझ में आ रहा है? हर मानव को क्या चाहिए? सुख। सुख बराबर है समाधान, और समाधान का मतलब है समस्या से मुक्ति।
तो हर आदमी यही चाहता है। दूसरा, मानव व्यक्ति के रूप में और क्या चाहता है? वो चाहता है जागृति संपन्नता, यानी वो समझदार हो जाए, अस्तित्व में जो वस्तु जैसी उसको वैसा देख पाए, ये समझ पाए कि अस्तित्व ही सह अस्तित्व है। इसी को कहा गया जागृति संपन्नता। तो मानव व्यक्ति के रूप में दो ही चीज चाहता है, पहला समाधान संपन्नता और दूसरा जागृति संपन्नता। व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति मतलब स्वयं में। आदमी को अपने लिए क्या चाहिए? समृद्धि चाहिए परिवार के लिए। स्वयं में क्या चाहिए आदमी को? समाधान। समाधान कैसे आएगा? जागृति पूर्वक। तो जागृति भी चाहिए, ये चाहना है मानव की। दूसरी, हमने एक शब्द देखा यहां पर आया, मानव मानव मानव। आपने कई बार सुना होगा, शरीर भी कई बार सुना होगा। मानव शरीर और जीवन का संयुक्त अभाज्य रूप है, ये भी कई बार आपने सुना। ये व्यक्ति आज आया है, तो व्यक्ति क्या है इसको हम देख लेते हैं। किस किस को व्यक्ति पता है क्या है? हिंदी भाषा का शब्द है व्यक्ति, इसका अर्थ क्या है? किसको हम व्यक्ति कहते हैं? क्या लगता है आपके अनुसार कौन है व्यक्ति? आप सभी व्यक्ति हैं, तो आपके अंदर ऐसी कौन सी खुश वस्तु है जिसके कारण आपको व्यक्ति कहा जाता है? व्यक्ति जो शब्द बना है वो व्यक्त से बना है। व्यक्त करना, यानी उसने जो समझा, सीखा, जाना, उसको व्यक्त करना। तुमने कई बार देखा ना, जब तुम कहीं घूमने जाते हो, कोई नई चीज देख कर आते तो सबसे पहले किसी को पकड़ देते, भाई मैं वहां गया था, मैंने वो देखा, यार क्या था, कैसा था, वो सब बताने लगते। होता ही नहीं होता तुम्हारे साथ? कहीं भी कुछ देख कर आ गए, अच्छा पहली बार देखा, कुछ नया देखा, आके उसको सबको बताते हो या नहीं बताते हो? जो भी फंस जाए उसी को पकड़ लेते हो, भाई मैं वहां गया था, मैंने वो देखा। कौन कौन बच्चा ऐसा नहीं करता? सवाल ध्यान से सुने। कौन सा बच्चा ऐसा है जो कुछ बाहर से नई चीज को देख कर आता है और उसे किसी के साथ डिस्कस नहीं करता, किसी को नहीं बताता? है कोई बच्चा ऐसा? चलो सवाल को चेंज करते हैं। ऐसा कौन सा बच्चा है जो बाहर से कुछ देख कर आता है और सबको बताने का प्रयास करता है, जो भी उसकी जानकारी में, भाई को, मम्मी को, टीचर को, जो बताने का प्रयास करता है? वेरी गुड। स्नेहा, सानवी, माही। सानवी का जवाब नहीं आया, माही आ गई है। श्याम, तुम्हें क्या लगता है? तुम कोई नई चीज देखते हो, घर वालों को बताते नहीं बताते, दोस्तों को? अंजलि? हाँ सर। वेरी गुड। स्नेहा? कुछ भी नया मिल जाए? हाँ सर। बिल्कुल, बढ़िया है। तो ये आदमी को जो बताने की जो चाहत है, वो हर किसी को बताना चाहता है, इसी को कहते हैं व्यक्त होना। और मनुष्य की मूल चाहत रही है व्यक्त होने की, इसलिए मानव को ही क्या कहा गया है? व्यक्ति। यानी मानव व्यक्त होना चाहता है। तो मानव क्या व्यक्त करना चाहता है? समाधान को व्यक्त करना चाहता है। वो दिखाना चाहता है कि मैं समाधान संपन्न हूं, वो दिखाना चाहता है कि मैं जागृति संपन्न हूं। आज हमने पेज नंबर 20 के पॉइंट 16 तक पढ़ा। अब दिखने को तो देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइनें हैं, और 10 लाइनें भी पूरी नहीं है, कई लाइनों में तो 2 2 3 3 शब्द। इनको समझने में ही समय लगा। क्यों समय लगा? क्योंकि ये की पॉइंट लिखे हुए, ये मुख्य बिंदु लिखे हुए, इनके पीछे चाहे तो हम विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। और अभी आने वाले 2-3 दिन कोई छुट्टी मत करना। कहां तक? पेज नंबर 27 तक, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा।
कि जो दिन हम बात करे थे ना मूल्यों की, 30 मूल्य, इन सभी 30 मूल्यों पर यहाँ विस्तार से चर्चा है। तो किसी बच्चे का कोई सवाल है? सर हाँ 21 तारीख को 1 बजे तक तो मीटिंग चलेगी, हाँ, फिर उसके बाद हम मतलब कब निकलेंगे? वही 1 बजे के बाद ही, 3 बजे हापुड़। अच्छा, आप ही लेके जाओगे ना? हाँ, अगर मैं चला तो मैं लेके जाऊंगा, लेकिन अब वापस छोड़ने का कैसे करेंगे? क्योंकि मैं वहां से निकलूंगा घर, और मेरे घर से तुम्हारे यहाँ आना, मतलब मैं तुम्हारे को अगर बस में बिठा दूं तो बाईपास तक अगर तुम बस छोड़ दे, कोई दिक्कत है? वैसे तो सर मुझे आता नहीं है भाई वैसे तो मुझे नहीं आता सर बाईपास से जाना वापस। तो फिर बेटा मेरे लिए, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं वापस वहां से स्कूल आऊं। मेरे वहां से हापुड़ लगभग है 1.5 घंटे का रास्ता, स्कूल से हापुड़ 2 घंटे का रास्ता, और अगर मैं अपने घर होके हापुड़ आता हूँ तो मेरा लगभग 1.5 घंटे का रास्ता बढ़ जाएगा वापस, और रात का समय भी हो जाएगा। क्योंकि अगर 21 तारीख का प्रोग्राम नहीं होता, ये कोई नहीं, देखते कब तक चलेगा वहां पे, हम थोड़ा उसको आगे बढ़ा लेंगे, देख लेंगे। ठीक है, मुझे लगता है कि 30 अक्टूबर को इस कार्यक्रम को खत्म करेंगे हापुड़ वाले पर। तो हो सकता है जिस दिन हापुड़ में कार्यक्रम समाप्त हो हम उस दिन भी जा सकते हैं, ठीक है ना? वहां 3 महीने का पठन चल रहा है, जिस दिन वो पठन खत्म होगा उस दिन चल पड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, मैं पता कर दूंगा पठन कब खत्म हो रहा है। ठीक है, और नहीं तो हो सकता समाप्ति वाले दिन तो पूनम दीदी भी आए, तो पूनम दीदी आएगी तो पूनम दीदी के साथ तुम निकल आना, ठीक है? क्योंकि मैं मैक्सिमम इतना कर सकता हूँ, मेरे यहाँ से बॉर्डर लगभग 10-12 किलोमीटर है, मैं तुम्हें बॉर्डर से बस में बिठा दूंगा जो तुम्हें बाईपास पर छोड़ देगी, और बाईपास से हैदरपुर मतलब 10 मिनट का रास्ता पैदल में। मेट्रो के आसपास तुम्हें छोड़ देंगे और वहां से अपना निकल जाना। स्नेहा का तो घर वही आसपास में ही है, बाकी डिस्कस कर लेंगे, अभी पूरा हफ्ता पड़ा है, ठीक है ना?